आपका मेमोराइजेशन हो गया। ठीक है, तो मेमोराइजेशन इज द कोर थिंग। तो मेमोराइजेशन जब मैं क्लास में टीच करता तो तुम्हें कब बताया होगा मेमोराइजेशन के बारे में मैंने? जब आपकी वीडियोस आती थी ना शुरुआत में, जब आप जीत की रणनीति पब्लिश हुई थी, अब उसके कुछ चैप्टर्स डालते थे यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी मैंने देखा था। तो तुमने कभी सोचा था कि अजमेर में भी बाहर से स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे एक दिन? शुरुआत में क्लास में मैंने ज्वाइन किया था, तब मेरे को एक ऐसा लगा था शॉकिंग वाली चीज़ की, ओ यहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं। वो एक थोड़ा सा एक हॉरर एक्सपीरियंस होता है कि यार कल क्या होगा, हमने इतने साल मेहनत की है, उसका क्या आउटपुट होगा। अब की बार जो NNTS अपन ने क्रिएट की थी, हाँ, उसमें NCERT निचोड़ टेस्ट सीरीज, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, उसमें सिग्निफिकेंट क्वेश्चन जेईई मेंस के थे। मैंने भी देखे। बायो में मैंने इस बार क्या किया कि जो NCERT बुक होती है उसमें एक टेक्निक होती है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा उसके बाद आपको उस चैप्टर में जो भी समझ में आया, मैंने उस रात ऐसे चेस के 2 मैचेस खेले थे और दोनों हार गए होंगे। नहीं उसी रात जीत गया, उसके पहले सारे आ रहे थे। उससे पहले सारे आ रहे थे। तो वी हैव श्रेयांश विद अस, जो नीट काका जी ऑफलाइन यानी कि सेल्सियस के स्टूडेंट रहे हैं और एक्सपेक्टिंग 700, और उसके बाद की कहानी क्या है वो मतलब 2024 में एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ। तो हम श्रेयांश के साथ में बात करेंगे। श्रेयांश, मैं तुम्हें 10th क्लास से जानता हूँ, राइट? और जब तुमने 11th क्लास में साइंस बायो लिया तो व्हाट वाज योर थिंकिंग कि मुझे लाइफ में क्या बनना है, कहाँ जाना है, कहाँ से बनना है? सबसे पहले तो जब शुरुआत में जब मेरे पास ये चॉइस आई थी, तब मैंने सबसे पहले साइंस मैथ्स को लिया था देखने के लिए कि लाइक क्या होता है। मेरे दोस्त वगैरह भी ले रहे थे, तो उस समय कुछ ऐसा विजन था नहीं। तो जब मेरे को मैथ्स समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने मतलब बायो ली। मम्मी पापा से भी पूछा क्या लेना है, तो मम्मी ने बोला कि बायो। बट मेरे को ये था कि मेरे को लाइक साइंस में इंटरेस्ट था। मेन फैक्टर यही होता है अगर कोई बच्चा सब्जेक्ट चुन रहा है तो उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर वो साइंस की फील्ड में जाना चाहता है तो वो तभी ले जब उसको साइंस की फील्ड में इंटरेस्ट है, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। और इंटरेस्ट सबसे पहले होना चाहिए। तो साइंस बायो में और साइंस मैथ्स में इक्वली इंटरेस्ट था तुम्हारा? इक्वली तो नहीं था, मतलब जैसे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे को अच्छी लगती थी, मैथ्स मेरे को जब मैंने पढ़ना चालू किया तो मेरे को समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने बायो भी पढ़ी, बायो मेरे को अच्छी लगी, मेरे को समझ में आ रही थी, मेरे को अच्छा लग रहा था पढ़ने, मतलब इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, तो इसलिए मैंने साइंस बायो ली। फिर पिछले साल जब तुमने 12th के साथ में पेपर दिया था, तब तुम्हारा एक शॉर्ट जो है वो YouTube के ऊपर है, तुम उसमें फीडबैक दे रहे हो कि है ना कैसा था पेपर। हाँ, पेपर कैसा हुआ। तो उसके कंपैरिजन में अभी तुम्हारा इंटरनल एक्सपीरियंस कैसा है? यूर इमोशनल मैनेजमेंट तुम्हें ज्यादा इफेक्टिव आ गया इस साल? मतलब पिछले साल थोड़ी कमियां भी थी प्रिपरेशन में भी, जैसे कोर्स क्या बोलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम अगर 2 साल की प्रिपरेशन है तो 1.5 1.4 ईयर में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए। और जो पॉइंट मतलब जैसे 6 महीने 8 महीने जो भी है वो पूरा का पूरा पेपर को देना चाहिए। जैसे पेपर फुल FSTs जितने भी लगा सको उतने लगाने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आपने एक 10 का FST लगाया सेट, तो उसके बाद कोई नया 10 नहीं पकड़ना है, उसी 10 को जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे वो एक सेट बना लिया अपना 10 FSTs का, उसमें PIQs भी हो सकते हैं उसमें। तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि जब हमने टेस्ट कर लिया है तो उसमें हमने तो आंसर्स को टिक कर दिया है, तो फिर वापस ये अपने आप से ऑनेस्टी रखनी चाहिए। अगर आप जैसे PYQs में भी यही प्रॉब्लम होती है, आपने एक बार लगा लिया, रट जाते PYQs बच्चों को। बट अगर आप पेपर दे रहे हो उन 3 घंटों में, तो आप को आते हुए भी अगर आप वापस सॉल्व कर रहे हो तो ये आपकी ऑनेस्टी है और ये आपको बहुत सॉल्व कर रहे हो पूरा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, वो आप जानते हो ना कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है। नीट में तो आपको ऐसा है नहीं कि वहां पर आपको क्वेश्चन पता होंगे, वहां पे नहीं PIQ आने वाले। बट PIQ इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, वो आपको ब्लूप्रिंट देते हैं कि ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर आप उसको बार बार सॉल्व करोगे, बजाय कि आंसर मेरे को याद है मैंने टिक मार दिया, आंसर तो मेरे को भी याद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होते हैं। बट एक होता है कि आप उसको वापस सॉल्व करो। सिमिलरली जो क्लासरूम के टेस्ट होते हैं उनमें भी ऐसा होता है कि पिछले टेस्ट में जो आया वो नेक्स्ट टेस्ट में बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो वो रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि आप उसको रट के आ गए और आपने डायरेक्टली टिक मार दिया, उसको वापस सॉल्व करो आप। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है।
बहुत से बच्चों का ऐसा होता है कि एग्जाम से पहले उनका लाइक टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा होता है और एग्जाम में उनका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो ये इसी की वजह से होता है। बट जैसे पिछले साल मेरे को पता था कि मेरा पेपर नहीं हो पा रहा था, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत था, वो मेरे को इसलिए पता था कि मैं हर क्वेश्चन वापस सॉल्व कर रहा था। एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको वापस सॉल्व कर रहा था। ठीक है, ठीक है। मतलब तुम्हारा पिछली बार टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत इसलिए था कि तुम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जिसमें मतलब आते थे पहले से ही। ये पता था मुझे। हाँ। एक तो ये होता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम पता रहे, हाँ। एक ये होता है कि आपको आप में प्रॉब्लम है बट आपको पता नहीं है। तो ओके। फिर वो वाली बात है कि कम से कम तो पता तो था मुझे। ठीक है, अभी मतलब 2024 के पेपर में कौन कौन से किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या गलत हुआ तुम्हारा? मेरा फिजिक्स में एक क्वेश्चन गलत हुआ है, केमिस्ट्री में 2 गलत हुए हैं और बायो में 2 गलत हुए हैं। केमिस्ट्री में कौन कौन से 2 गलत? केमिस्ट्री में एक तो फेलिंग सोल्यूशन वाला, फेलिंग ये क्या कहते हैं उसमें, एक्वस एल्कलाइन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। और एक और अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, अभी फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स में तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी, कितने तुम्हारे मार्क्स हैं? और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है स्टूडेंट्स का कि यार ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी वो भी अभी एक बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो फिजिक्स में तुम्हारा स्कोर कितना है? फिजिक्स में मेरा 180 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट एक क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी है तो एक क्वेश्चन वो गलत होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है। हाँ, तो कंट्रोवर्सी मतलब क्यों, क्या वो एटम, एक जो क्वेश्चन था असर्शन रीजन वाला, अच्छा ठीक है, एटम्स वाला जो क्वेश्चन एटम चैप्टर से आया था, उसमें जो सेकंड स्टेटमेंट था उसमें लिखा था एटम्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल आर स्टेबल, और मैंने उसको मारा है करेक्ट। और जबकि ये पुरानी एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन दे रखी है, जबकि नई एनसीईआरटी में एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर स्टेबल, ये स्टेटमेंट ईच को मोस्ट कर दिया है नई एनसीईआरटी में, जबकि ये रैशनलाइज्ड वाली थी, इसमें रैशनलाइज्ड सिलेबस आया था। बट फिर भी कुछ चेंजेस हुए हैं और जो कि एग्जाम में भी आया है, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है क्योंकि नई एनसीईआरटी में मोस्ट कर दिया है ईच की जगह। तो भाई एक तो मतलब मेरे हिसाब से मेरे को भी लगता है पर्सनली भी कि जैसे एनटीए ने या फिर जो है सीबीएसई ने नई एनसीईआरटी रिलीज की, तो धर्म तो ये कहता है कि भाई एनसीईआरटी अगर नई रिलीज होगी तो हर बच्चे के पास होनी चाहिए, है ना? लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, बिल्कुल, तो मेरे को लगता ही नहीं कि कुछ स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में गांव तक या कहीं पर ऐसी स्कूल है तो वहां तक एनसीईआरटी पहुंच पाई होगी। पहुंचने का तो दूर की बात है, अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि कोर्स कम भी हुआ है या ज्यादा भी हुआ है। एग्जैक्टली। तो इसमें ईच और मोस्ट चेंज हो गया है। वो अब इसको अगर इसका बोनस दे दें, हाँ, मतलब अगर इसको गलत मान लेते हैं तो देखो दिक्कत क्या है उसमें कि अगर गलत बोल दे इसको तो उनका नुकसान है जिनके पास में नई एनसीईआरटी नहीं है। लेकिन इसको अगर सही बोल दें, भाई अब जिन लोगों ने नई एनसीईआरटी ले ली है, उन्होंने उनकी बात मान के एनसीईआरटी ली है नई, तो उनका ये चीज सही हो जाएगा। तो गलत माने तब भी दिक्कत है, सही माने तब भी दिक्कत है ना? क्योंकि किसी का सही किसी का गलत है और किसी का गलत किसी का सही है। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही होगा कि इसको बोनस मान लिया जाए एटलीस्ट फॉर ए 1 ईयर, ताकि अब की बार सब लोगों को पता रहे कि भाई किस एनसीईआरटी को फॉलो करना है और किसको नहीं करना है। तो फिजिक्स में तुम कौन सी बुक्स का यूज कर रहे थे? क्योंकि तुमने मुझे बताया तो मैंने यहाँ पे रखी हुई है तुम्हारी वाली किताब, ताकि तुम बच्चों को बता सको। हाँ, फिजिक्स में एक तो मैं क्या बोलते हैं, शुरुआत में तो मैं 0 एरर यूज कर रहा था। जब मैंने इस साल स्टार्ट किया था तब ये रिलीज हुई थी, तब मैं इसको यूज कर रहा था। उससे पहले तुम 0 एरर यूज कर रहे थे, मतलब जो एररलेस, मतलब यूएसएस। बिल्कुल। ये जो पीआईक्यू वाली बुक है, इसको मैंने 2 बार 3 बार सॉल्व किया है। अच्छा। पिछले एग्जाम से पहले, इस साल भी 1 बार किया है। तो 0 एरर में तुम किसकी बात कर रहे हो? मतलब उसकी यूएसएस की बात कर रहे हो कि पीवाईक्यूज वाली बुक की बात कर रहे हो? पीवाईक्यूज वाली है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और इस साल मैंने स्टार्टिंग में ये रिलीज हुई थी फिजिक्स वाली, इसमें सारे चैप्टर्स थे, तो मैंने इस बार इसको फॉलो किया था। कितनी बार किया है? इसको तो एक ही बार किया है। काफी बड़ी बुक है ये। हाँ, काफी बड़ी बुक है। ठीक है, ये एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड फिजिक्स है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। अगर आपको ये लगता है अच्छी तो यू कैन गो विद दैट। और ये 0 एरर की जो बात चल रही थी, ये बेसिकली एक पीवाईक्यूज वाली बुक आती है, क्योंकि पीवाईक्यूज मेरे हिसाब से अगर पीवाईक्यूज में एरर है
तो वो तो दिक्कत बहुत ज्यादा डैमेजिंग चीज हो जाती है ना, बिल्कुल। है ना, अगर एक, क्योंकि बहुत सारे PYQs ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा, एग्जाम की रात जो थी तुम्हारी, जैसे वो उस वक्त एक मीम चल रहा था कि यही रात अंतिम, यही रात आखिरी, है ना। हाँ तो वो एक थोड़ा सा एक हॉरर एक्सपीरियंस होता है कि यार कल क्या होगा, हमने इतने साल मेहनत की है, उसका क्या आउटपुट होगा। बिल्कुल। तो उस रात तुम्हारा क्या रूटीन था? मैं उस रात तो पहले सोने जाने से पहले मैं जो अप्रैल के जेई मेंस की पीवाईक्यूज थे वो कर रहा था, क्योंकि मतलब वो ध्यान बटाने के लिए वो वाली चीज़ होती है। हम्म। और फिर मैं, मेरे घर में ना मेरा भाई चेस खेलता है, उसको वो अभी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है कौन सी चेस। क्लास में हो? वो अभी 10th में होगा, 10th में। अच्छा, ओके। चेस खेलता है, उसको चेस हम्म का बहुत शौक है, तो हम्म कंटेजियस तो होता ही है। तो फिर मैंने उस रात ऐसे चेस के 2 मैचेस खेले थे, और फिर हम्म। मैं जाके मम्मी पापा के पास सो गया था। और हाँ बस, कितने बजे तक हुआ? वो 1:30 बजे तक मैं सोया था रात में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं जल्दी सो तो जाऊंगा। तुम मैच तुम्हारे भाई के साथ खेल रहे थे? नहीं नहीं, मैं ऑनलाइन खेल रहा था, अच्छा वो तो सो ही गया था। अच्छा ऑनलाइन खेल रहा था मैं, chess.com पे चेस अच्छा। खेल रहा था। 2 मैचेस खेले थे मैंने। और दोनों हार गए होंगे? नहीं नहीं, उसी रात जीत गया, उसके पहले सारे हारे थे। उससे पहले सारे आ रहे थे। अ, हाँ, तो उससे तुम्हें ऐसा ऐसा फील हुआ कि शायद अब मेरा लक मेरे साथ में है? नहीं, लक वाली चीज ऐसा नहीं कुछ है। सेंस तो वो नहीं आया? चेस गेम ऐसा होता है ना जिसमें आप अपना दिमाग यूज कर रहे होते हो। जब दिमाग यूज कर रहे हो तो आप और चीजों में भटकोगे नहीं ना, मतलब जैसे कितना कितना टाइम लगा 2 मैचेस जीतने में? 10-10 मिनट वाले मैचेस थे, हम्म। 20 मिनट में। एक तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हें PC गेम्स को खेलने का शौक है, तो कौन से गेम्स खेले हैं तुमने? जो ऐसे मेरे को जो मतलब ऐसे, एक तो होते हैं वो जैसे पबजी ऐसे गेम्स हो गए, उसका उतना शौक नहीं। जो स्टोरी बेस्ड गेम्स होते हैं उनका ज़्यादा शौक है, मतलब लाइक जैसे सबनॉटिका हो गया, वो ये सब सबनॉटिका ओके। एक गेम है। इसमें क्या है ना कि जैसे आप दूसरे प्लेनेट पे, जो पूरा पानी का बना हुआ है, कुछ कुछ आइलैंड्स है, उस पे आपका ऐसे शिप क्रैश हो जाता है और आपके सारे क्रूमेट्स ऐसे मर जाते हैं। तो आप ही होते हो, सिंगल प्लेयर गेम है, स्टोरी है उसकी कि आप सर्वाइव कैसे करते हो, सर्वाइवल गेम है टाइप। ओके। और आप एस्केप कैसे करते तो हो उस वेपन होते हैं planet से। उसमें आपके पास? नहीं नहीं, वेपन नहीं होते हैं। ओके। वेपन के नाम पे एक नाइफ होता है बस। और अच्छा। सर्वाइवल टाइप्स गेम है कि आप चीजें गैदर करनी होती है, स्टोरी को फॉलो करना होता है। तो आजकल तो लोगों से बंदूक चलाने का शौक है गेम के नाम पे। उससे तुम्हें लगता है कि उससे तुम्हें कुछ हेल्प मिली? वो डिपेंड करता है तुम्हें वो कि गेम क्यों पसंद है, मतलब कोई इसके पीछे रीजन? क्या वो जैसे स्टोरी वाले हाँ game? हाँ। जैसे मूवी पसंद होती, मूवी स्टोरी देखने के लिए होती है, तो ये एक आपको ऐसा लगता है कि आप स्टोरी का पार्ट हो। मूवी में आप क्या है कि स्टोरी देख रहे हो, बट गेम्स में क्या है कि आप स्टोरी का पार्ट रह सकते हो, आप ही कर रहे हो सारी चीजें, तो वो अच्छा लगता है। हम्म। तो ऐसा तो नहीं होता होगा कि हर बार गेम स्टार्ट हो रहा है और हर बार आप सेम पैटर्न पे शुरू हो रहे हो, या हर बार चेंज हो जा रहा है? नहीं नहीं, मतलब वो कंटिन्यू रहती है ना, कि जैसे आपने एक स्टोरी, मतलब आपने गेम चालू किया, आपने इतना प्रोग्रेस किया, फिर सेव कर लिया उसको, मतलब सेव हो जाता है। अच्छा। फिर आप उसी मोमेंट पे वापस स्टार्ट करो। और तो तुम्हारा वो गेम कभी खत्म हो पाया? हाँ, वो तो मतलब ऐसा उन क्रिएटर्स का क्या है, उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि इस गेम को एडिक्टिंग बनाने के लिए उनको बहुत से गेम्स होते हैं जो अनलिमिटेड ही चलते हैं, कि आपको इसमें अनलिमिटेड ही खेलना है, पूरे टाइम तक खेलते रहना है, फिर भी कंप्लीट नहीं होंगे वो। ये स्टोरी बेस्ड गेम्स की यही खास बात होती है, ये कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो ऐसी चीज होती है कि जो चीज कंप्लीट नहीं हो सकती उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, पहली चीज। जो चीज कंप्लीट नहीं हो सकती उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, मतलब गेम्स के मामले में। गेम्स के मामले में। ठीक है, ट्रू एनफ वर्ड्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है, पता है, कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती या पूरी नहीं हो सकती, स्टिल पीपल इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन देम। लाइक वो एक रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें उनको पता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, बट दे इन्वेस्ट 2 years 3 years 5 years 10 years एंड आफ्टर दैट दे रिग्रेट कि यार मेरी जिंदगी इतने सारे साल चले गए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि फोर्सफुली कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल, तो फिर वो एक नेवर एंडिंग जर्नी हो जाती है एंड दैट लीव्स अ लॉट ऑफ स्कार्स इन लाइफ। बिकॉज आई हैव सीन सर्टेन एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे थे और करते रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स विश, कि उनका पेरेंट्स को मानना था कि यार सिलेक्शन होगा, और इतना लंबा वो ड्यूरेशन हो जाता है कि कुछ को, मैं सुनता हूँ किसी को
को जो है वो ओसीडी हो गया है, किसी को सिजोफ्रेनिया हो गया है, डिप्रेशन में है, कई चीजें। तो एनसीईआरटीज तो लाइक वी नो दैट दैट इज द मदर ऑफ ऑल बिल्कुल नीट एस्पिरेंट्स राइट नाउ, हाँ। है ना? और पहले के टाइम में तो से अब ज्यादा हो गई है। पहले के मैंने पीआईक्यू सॉल्व किए थे, उसमें क्या है कि वो एनटी वाले खुद क्वेश्चंस बनाते थे, कम से कम लैंग्वेज अलग रखते थे, कुछ मतलब अलग पैटर्न रहता था। एनसीईआरटी से हुई होती थी चीजें, बट कम से कम लैंग्वेज तो खुद लिखते थे क्वेश्चंस की। बट अब ऐसा हो गया कि वो एनसीईआरटी की लाइनें ही चेंज नहीं करते, ग्रामर भी चेंज नहीं करते। मतलब ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी से वो कट कॉपी पेस्ट करके वहां पे पेस्ट कर दिया गया है। इतना सेम आता है, मतलब इतना ज्यादा ना वो आपको किसी ट्रिक्स में फंसाएंगे। बायो में तो ट्रिक्स में भी नहीं फंसाते, उल्टा आसान करते हैं आपके लिए कि मैच द फॉलोइंग हो गया, एक से सॉल्व हो रहा है वाली चीजें। तो पेपर ऐसे ही आने लगा है कि आपको वो ना फंसाएंगे, आपको वो कुछ भी नहीं करेंगे, बस बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आना पूरी की पूरी अच्छे से। और ये होता है कि हर टॉपिक से दे सकते हैं आप। पहले रहता था कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते थे। अब जैसे कि बायोटेक में हो गया कि इस बार क्वेश्चन आया था इंट्रोडक्शन से, आया था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है शुरुआत वाला, उधर से भी आया था क्वेश्चन। ओके, जो लेफ्ट कॉर्नर में कहाँ लिखा रहता है, हाँ वो बिल्कुल वही। तो एनसीईआरटी के अलावा कोई ऐसी बुक जो तुमने इस जर्नी में पढ़ी है? एनसीईआरटी के अलावा मतलब आप एनसीईआरटी के अलावा वैसी बुक जरूर लीजिए जो क्वेश्चन सॉल्विंग के हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव ऑल दीज थिंग जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, जिसका तुम्हारे सिलेबस में कोई रोल नहीं है, उसके अलावा कोई बुक पढ़ी है क्या तुमने? मेरा सवाल ये है। अच्छा, उसके अलावा मैंने कोई नॉवेल्स या मोटिवेशनल बुक कुछ ऐसी? हाँ, पिछले साल मैंने पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, जीत की रणनीति पढ़ी थी मैंने। उसमें मैंने जो चीजें मतलब पढ़ी थी वो मेरे को लगता था कि थोड़ी बहुत तो मेरी लाइफ में है ही, मेरे को उनको और इम्प्रूव करना है। जैसे आपका मेमोराइजेशन हो गया, ये हर के लाइफ में रहती है। इसको बेस तो मेमोराइजेशन जब मैं क्लास में टीच करता तो तुम्हें कब बताया होगा मेमोराइजेशन के बारे में? मैंने 11th में बता दिया था। और बुक से जब आपकी वीडियोस आती थी ना शुरुआत में, जब आप जीत की रणनीति पब्लिश हुई थी, अब उसके कुछ चैप्टर्स डालते थे यूट्यूब पे, तो वहां से भी मैंने देखा था मेमोराइजेशन। ठीक है, तो मेमोराइजेशन इज द कोर थिंग। बिल्कुल, आपको मेमोराइजेशन ऐसी बेसिकली अब के टाइम में और दिक्कत मतलब हो गई है मेमोराइजेशन करने में, क्योंकि ये जो शॉर्ट्स हो गया और यूट्यूब शॉर्ट्स, ये काफी अटेंशन स्वयं को भी कम कर रहे हैं और ये काफी मतलब दिक्कत दे सकते हैं। कितनी देर मेमोराइज करते थे तुम कंटेंट को? मेमोराइजेशन मतलब ऐसा एक शेड्यूल भी होता है और एक खुद से ही हो रही होती है मेमोराइजेशन। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया फिजिक्स में मान लीजिए, तो अब वो मेरे को आया नहीं, तो उसके बारे में मैं अपने आप से ही कंटिन्यूसली मैं सोच रहा था, जो मेरे पहले भी थी, तो वो फिर बाद में क्लिक कर जाता है। प्लस जैसे जो शॉर्ट नोट्स वाली चीज़ हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेमोराइजेशन के लिए। आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए तो उसको मेमोराइज करना आसान है। और तो ये मैं करीब वो टाइमिंग नहीं होती ना, पता नहीं चलता, बट हो रही होती है वो इनडायरेक्टली, जैसे खाते वक्त हो गया या फिर अलग अलग टाइम में। मेमोराइजेशन मतलब वही चीज है ना जो मैं मतलब हमेशा बोलता रहा हूँ कि उस टाइम पर जिस टाइम पर आपके टाइम का यूज आप और इफेक्टिव कर सकते हो। खाते वक्त बोला, नहाते वक्त बोला, या ट्रेवल करते वक्त बोला। हाँ, बिल्कुल। एंड दोज आर द टाइम जिसमें आप ये काम कर सकते हो। तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ से निकल के आता है कि मोबाइल फोन और टाइम स्पेन की तुम अभी बात कर रहे थे, तो मोबाइल फोन का कितना रोल, ये तुमने क्या किया, कैसे यूज किया क्या? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह तो हो ही जाता था। वो डिजाइन ही ऐसे होते कि आपको मतलब आपको अच्छा भी नहीं लग रहा वो देखना, बट फिर भी आप देखते जा रहे हो शॉर्ट्स का मेनली ये होता है। तो उसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि आपको खुद से ही कंट्रोल करना पड़ता है। आप उसके लिए एक बेटर वे है कि आप कुछ और चीजें करो, उसके अलावा किसी और चीजों में अपने आप को उलझाओ। भले वो आपको जैसे आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही तो कुछ भी और करो जो मोबाइल फोन का यूज करना बंद कर दिया तुमने, तो मुझे बता रहे थे। हाँ, मैंने जब बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि मेरे साथ भी हो सकता है, तो जब ये बहुत ज्यादा हो गया था यूट्यूब वाली
चीज़ें शॉर्ट्स वाली, तो मैंने मोबाइल फ़ोन को, मतलब जो टच स्क्रीन वाला फ़ोन है उसकी जगह कीपैड ले लिया था। तो कौन सा कीपैड फोन? नोकिया वाला नोकिया। नोकिया कौन सा? वो तो पता नहीं, कीपैड ही था वो, तो सिंपल सा था। अच्छा, तुम खरीद के लाए थे कि घर में पड़ा था पहले से? नहीं नहीं, पापा लेके आए थे कि मतलब मैं वो मोबाइल ना करूँ, तो फिर मैं वो मोबाइल। स्मार्टफोन कौन सा था तुम्हारे पास? स्मार्टफोन पोको X3, वो तो खराब हो गया अब। पोको X3? हाँ प्रो। अभी तो नया मिल जाएगा तुम्हें अब। अभी तो नहीं, वो वही खराब हो रखा है, अभी तो मेरे पास कोई मोबाइल ही नहीं है। अभी मम्मी का मोबाइल यूज़ करना पड़ रहा है, अभी खराब हो गया। तो मोबाइल का जब तुम यूज करते हो तो उसमें मोस्टली अभी तुम क्या यूज कर रहे हो मोबाइल में? अभी वापस से आ गई ये चीज़, वही यूट्यूब शॉर्ट्स वाली, बट अभी मेरा मोबाइल खराब हो गया था तो काफ़ी बंद हो गई थी। अभी तो मेरे को उसको सही करना का ही, और बाकी सब चीज़ें जो मम्मी के मोबाइल में थोड़ी बहुत, सोशल मीडिया हो गया या फिर यूट्यूब वगैरह, देखता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। अभी अभी तो खाली बैठा हूँ मैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन वाली टाइप्स। ठीक है। अच्छा देखो, एक फेज ये आता है कि हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में मतलब मेरे हिसाब से फेल्योर फेस करते हैं, है ना? बिल्कुल और फेल्योर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेस, क्योंकि बिल्कुल। फाउंडेशन फेल्योर से ही बनता है। हम्म तो लास्ट ईयर जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, है ना, हम्म। what kind of words you were facing from surroundings, from society, from relatives, or from family? What kind of words they were? They were motivating or depressing? What kind of words? मेरे केस में तो मोटिवेटिंग ही थे, मैं खुद डिप्रेस था, मतलब जैसे मेरे को ही नहीं अच्छा लग रहा था। तो So everyone motivated you. मैं उतना कुछ बात ही नहीं करता था लोगों से, मतलब पहले भी रिलेटिव वगैरह से बात ही नहीं करता था। तो मतलब जो थी फैमिली में ही थी, फैमिली में जब मैं शुरुआत में तो मार्क्स लेके गया, तो वो तो मतलब तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा दौर था जब तुम लोगों से बात करते थे बहुत, फिर तुमने बाद में बंद कर दिया हो? हाँ, जब 10th थी तो मैं खूब बात, 10th में था लॉकडाउन, सब सोशल मीडिया पे थे, मैं भी सोशल मीडिया पे था, खूब ज़्यादा बात करता था। फिर मैंने 11th में बात करना बंद कर दिया था। 11th में मैंने, 11th हो गया, 12th हो गया, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था। बट इस फील्ड में तो, जिस फील्ड में तुम जा रहे हो, हाँ, इसमें सारा खेल बात करने का बात है। करने का ही है। So you will have to improve your communication skills with the बिल्कुल। time, है ना? उस पर तो काम करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। एक्सरसाइज का जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ दैट समवन, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आपको लगता है कि यार आपका साल खराब हो गया, क्योंकि खराब आपको कोई चीज तभी होती है जब आप उस ड्यूरेशन में खुद के ऊपर काम नहीं कर पाए, राइट? बिल्कुल, तब आपको ये बिल्कुल। फील आता है कि यार किसी दूसरी चीज के ऊपर काम किया और उसका आउटपुट नहीं आया। वो इंसान हो सकता है, वो एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, वो कोई रिलेशन हो सकता है, वो कोई चैलेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप खुद के ऊपर काम भूल जाते हो और किसी दूसरी चीज में टाइम इन्वेस्ट करते हो। तो एक्सरसाइज इज द इंटीग्रल पार्ट जिसमें आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। बिल्कुल। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस डिड? मैं सिंपल, मैं एक्चुअली एक्सरसाइज जो है वो मैं 10th में भी करता था, 11th में भी करता था। ऐसा था कि मतलब जैसे 2-3 महीने लगातार किया, फिर छूट जाता था, फिर वापस करता था, तो ब्रेक्स में होती थी एक्सरसाइज। तो अब जैसे अभी एग्जाम आ रहा था तो भी मेरी छूट गई थी, पहले मैं करता था। तो अच्छा, एग्जाम टाइम में छूट जा रही थी एक्सरसाइज? इस बार में, इस बार अच्छा, जो आया था इसमें ओके। छूट गई थी। इसके पहले मैं करता था, मैं सूर्य नमस्कार करता था। पहले मैं एक ऐप है होम वर्कआउट करके, उसमें एक्सरसाइज की लिस्ट आ जाती थी कि आप घर पे क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, वो करता था मैं। अभी मैंने सूर्य नमस्कार करना चालू भी किया था, और क्या स्ट्रेचिंग वगैरह हो गई, और सीढ़ियाँ भी ऊपर नीचे तो हो ही जाता था वो चढ़ना। वॉक पे जाना एक बहुत बढ़िया होता है। आप बाहर जाते हो, आप बाहर की जो इन्वायरमेंट, जो लाइटिंग होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। बाहर की लाइटिंग आंखों के लिए भी, जो आंखें खराब हो जाती है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होती है कि आप। तुम्हारी आंखें तो ठीक है अभी? हाँ, मेरी ठीक है। ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ तुम अभी बैठे हो, जहाँ तुम बैठे हो वहां से तुम्हारा घर कितना दूर है? 5.5 किलोमीटर होगा। 5.5 किलोमीटर है। तो हाँ। जाने में आने में तुम स्कूटी का यूज करते होंगे। बिल्कुल। उस ड्यूरेशन में कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ कि मैं अपने टाइम का बहुत सही यूज कर ले रहा हूँ? हाँ, जब आपने बताया था कि, आप ही ने बताया था क्लास में कि तुम जाया करो, तो जब स्कूटी पे जा रहे हो वगैरह जा रहे हो तो उसमें आप कंटेंट रिवाइज कर सकते हो, तो मैंने वो भी फॉलो किया था। बिल्कुल। कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता, कभी कभी हो जाता है, वो स्लिप हो जाता है दिमाग से कि आपको करना है, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने किया था।
और एक टाइम बाद फिर ऐसा भी आता है कि आपको कंटेंट याद, जैसे ये तो तब होता है जब आपको कंटेंट याद करना होता है। जब आपको कंटेंट याद हो गया तब आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप और बेहतर कर रहे हो, मतलब फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लास्ट के फेज में अगर आप शुरुआत में अगर आपका अच्छे से याद कर रखा है, आपने सारी स्ट्रेटजीज फॉलो कर रखी हैं, आपको कोर्स अच्छे से याद है, तो लास्ट में आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उतना ही इनफ होता है। लेकिन पहले आपको ये चीज़ें करनी होती हैं, मेमोराइजेशन वगैरह और ये सब चीज़। अभी जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे इस पॉडकास्ट को देखते हैं एंड दे विल सी कि यार यू हैव स्कोर्ड नियरली 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, राइट? एक क्वेश्चन वो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी वाला है, नियरली 180 इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नियरली 350 यू हैव स्कोर्ड। तो इफ दे वांट टू कनेक्ट विद यू, ठीक है ना, तो कहाँ तुमसे कनेक्ट कर सकते हैं? नंबर तो तुम्हारा दे नहीं सकते। हाँ, कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम आईडी यूज है, मतलब कुछ यूज करते हो तुम इंस्टाग्राम? पहले करता था मैं, अभी एक्टिवेट नहीं किया, बट वहाँ पे कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम भी है। इंस्टाग्राम इसका एक बार दिखा देना भाई, है ना, जो भी ये बताया उसका इंस्टाग्राम एक बार शो कर देना, तो पीपल वांट टू कनेक्ट विद यू। तो अभी जैसे तुम शुरुआत में जब यहाँ पर तुम आए पढ़ने और सिग्निफिकेंट टाइम से यहाँ पर हो, तुम देख रहे हो कि धीरे धीरे अजमेर में राजस्थान के बाहर के बच्चे बिल्कुल, है ना, इस साल भी बहुत थे। हाँ, इस साल भी बहुत थे। तो किस स्टेट के बच्चे तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? मैं तो यूपी वाले जो थे, आजमगढ़, शुभम यादव करके, वो उन्हीं के साथ रहता था, और पहले के जो मेरे दोस्त थे चैतन्य वगैरह हो गए, उनके साथ। तो तुमने कभी सोचा था कि अजमेर में भी बाहर से स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे एक दिन? मतलब जैसा आप कर रहे थे काम, तो ऐसा लग ही रहा था। पिछले साल भी बहुत हो रहा था ना कि यहाँ से बच्चे पढ़ने आ रहे थे, मेरे को लग ही रहा था कि अब इम्प्रूव होगा, अब आएंगे बच्चे और भी ज़्यादा। और जब मैं शुरुआत में क्लास में मैंने ज्वाइन किया था, तब मेरे को एक ऐसा लगा था शॉकिंग वाली चीज़ की, ओ यहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं। तो अभी जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे तुमसे पूछना चाहेंगे कि बिकॉज यू हैव बीन एन हार्डकोर ऑफलाइन स्टूडेंट, तो अगर वो ऑफलाइन तैयारी करना चाहें तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे तुम? क्या फ़ायदा रहता है यहाँ पढ़ने में या तैयारी करने में? अगर आप कैपेबल हो ऑफलाइन के लिए तो आप ऑफलाइन करो, बिल्कुल करो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप ऑफलाइन के बहुत सारे फायदे होते हैं। ऑफलाइन में आप टीचर से कनेक्ट कर पाते हो, टीचर आपके सामने रहता है जो आपको पढ़ा रहा है, और आप कोई डाउट्स पूछने हैं, आपको कोई चीज़ें समझने की, इसको मैं कैसे करूँ, मतलब वो स्ट्रैटेजी हो गया या फिर कुछ भी हो गया कि इस चैप्टर को कैसे पढूं मैं वगैरह वाली चीज़, वो आप ऑफलाइन अच्छे से कर सकते हो कंपैरेटिवली। और बट मेरे को फिर ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट को अपने पे ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं वो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, या फिर सेल्फ एफर्ट तो करना, हाँ, सेल्फ एफर्ट, वो वाली चीज़, अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए कि उस जो करना है एग्जाम उसी को देना है एट लास्ट। तो वही सेल्फ एफर्ट इज लाइक ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये बात तो मैं हमेशा भी कहता हूँ ना कि अगर टीचर आपको सक्सेसफुल कर पाते तो हर बच्चा सक्सेसफुल होता, पेरेंट्स अगर सक्सेसफुल कर पाते तो उनका की औलाद अनसक्सेसफुल होती नहीं। इवन हॉस्पिटल्स में भी अगर डॉक्टर्स आपको बचा पाते तो कोई मरता ही नहीं वहां पर। तो बहुत बड़ा सच है, एट द एंड इट्स सेल्फ एफर्ट। इससे पहले चैतन्य से मेरी बात हो रही थी एंड ही टोल्ड मी वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड उससे मुझे लगा कि अब हमें कुछ करने की जरूरत है इस सेगमेंट में। ही वाज सेइंग कि मैं टेस्ट से पहले जो रैंक बूस्टर वाली बुक्स है वो से 20-20, 25-25 क्वेश्चन करके आता था। तो हैव यू ट्राइड द सेम थिंग्स? नहीं, मैंने पिछले साल करी थी रैंक बूस्टर। इस साल मैंने टेस्ट से पहले। क्या फायदा होता है इसमें आपको, जैसे अगर आपका कोर्स पूरा है तभी आप ये रैंक बूस्टर करें। अगर आपका कोर्स पूरा है तो इससे क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ मेरे को इस चैप्टर से ये सब चीजें आती है। और अगर नहीं आती होंगी तो वो पता चल जाएंगी, जो भी आपका टॉपिक नहीं आता होगा। फॉर एग्जांपल फ्लूइड से कोई टॉपिक नहीं आता है, जैसे आपको फ्लूइड में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, फॉर एग्जांपल स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, तो आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये वाला टॉपिक बचा है, मैं एक बार इसको जाके देख लूँ। ऐसे पहले मैं भी इस बुक को सजेस्ट करता था आफ्टर द एग्जाम, बट जो आइडिया मुझे चैतन्य ने दिया दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिंग साइमल्टेनियसली। यार टेस्ट से एक दिन पहले जो 2-2 चैप्टर्स हैं वो मैंने मार्क कर लिए रैंक बूस्टर से, और 20-20, 25-25 क्वेश्चन है इसमें, हर चैप्टर के उससे ज्यादा नहीं है। वो क्वेश्चन मैं करके टेस्ट देने आ जा रहा हूँ।
तो ऐसा होता है ना कि टेस्ट का सिलेबस बहुत ज्यादा है, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। हाँ, ये तो जैसे आप एग्जाम के पहले कर रहे हो तो वही चीज उसने टेस्ट में पहले कर दी, टेस्ट में लगा दी। हाँ। तो वो रैंक बूस्टर वाला था। ये कुछ रैंक बूस्टर बुक्स जो है ना, ये मेरे पास में रखी हुई है, ये रखी हुई है। ये 3 बुक्स आती थी, अभी इसको हमने मर्ज करके एक बुक में कन्वर्ट कर दिया है। इसके ऊपर काम चल रहा है अभी। तो देखो ये भी एडिटिंग वाली बुक ही है जिसके ऊपर काम चल रहा है, कुछ चीजें ऐड हो रही है इसमें। तो तीनों को मर्ज कर दिया है। अब इसकी प्री बुकिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐप के ऊपर भी, और जितनी वेबसाइट्स हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर भी, तो लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। बट द थिंग इज दैट कि एट द एंड एग्जाम इज ए प्योर सेल्फ एफर्ट, और आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, उसमें कोई 1% संदेह नहीं है। अगर आप दिल से मेहनत करते हैं, पूरी शिद्दत से एफर्ट डालते हैं, तो यू कैन बिकम सक्सेसफुल। अच्छा, एक और आखिरी सवाल ये था कि जैसे मैं लगातार ये बोलता रहता हूँ कि भाई आपको जेई मेन के क्वेश्चन, चाहे वो जनवरी अटेम्प्ट के हों, चाहे वो, एक तो सबसे पहली बात तो कि बच्चे बोलते हैं कि सर बायो वाले बच्चे जेई दे सकते हैं क्या? वो तो दे ही सकते हैं, मैंने भी दिया था। किस तरीके से देते हैं? उसमें कुछ पीसीएम सब्जेक्ट का क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। आपको बस 12th से, अगर आप 12th के साथ दे रहे हो तो भी दे सकते हो, उसमें तो रिजल्ट पूछेंगे ही नहीं। और अगर आप 12th के बाद दे रहे हो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता। आप साइंस ले लो, जो उसमें बोला वो कर दो, आपको कौन सा कॉलेज लेना है। हाँ सही बात है, कौन सा कॉलेज। तो मैं हर बार बोलता रहता हूँ कि भाई आपको जेई के जो है वो जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के जो भी सवाल आते हैं वो करने हैं। बिल्कुल। और तुमने वो किए, तुम जैसा मुझे बता रहे थे अभी, इवन हमने ये पॉडकास्ट पूरा हो गया था बट फिर हमने इसको वापस रीस्टार्ट किया है इसी चीज के लिए कि श्रेयांश का किस तरीके से हेल्प हुआ। तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस इन दैट। जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो नीट वाले बच्चे क्या होते हैं उनके लिए वो लकी भी होते हैं, क्योंकि जेई मेंस के दोनों अटेम्प्ट्स नीट के पहले हो चुके होते हैं। और जेई मेंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जेई मेंस भी पूरी एनसीईआरटी से आती है, वो नीट के इस साल का ब्लूप्रिंट दे देती है आपको पहले से आपको बता देंगे कि वो दोनों क्वेश्चन, एक तो एनटीए बना रहा है तो पहले से आपको बता देंगे कि नीट में क्या आने वाले क्वेश्चंस। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो वो मेरे को लगता है वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेई मेंस में फिजिक्स, जिसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है, वो जेई मेंस के उसको ऐसा लगता है कि मेरे को लाइक अपने करीब 50 से 60 मार्क्स इम्प्रूव करने एट लास्ट टाइम में, तो जेई मेंस के क्वेश्चंस करें। और इस साल बार जो एनएनटीएस अपन ने क्रिएट की थी, हाँ, उसमें एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, उसमें सिग्निफिकेंट क्वेश्चन जेई मेंस के थे। हाँ, मैंने भी देखे थे। तो बिल्कुल जेई मेंस के मेरे को ऐसा लगता है जो जनवरी अटेम्प्ट में होता है उसको तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अप्रैल वाला आपका छूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जेई इनके तो एक तो ऐसा होता है कि अटेम्प्ट भी खूब सारे होते हैं तो आपके पास क्वेश्चन भी खूब सारे हो जाते हैं। तो उतने ही अगर आप दे दो और उनको आप रिपीट पे दे दो तो मेरे को नहीं लगता फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत आने वाली है। आपको पता चल जाएगा पहले से कि मेरे को ये एनसीईआरटी में ये पॉइंट नहीं आता। आपको पहले से ही पता चल जाएगा अपनी मिस्टेक्स के बारे में जो आप नीट में जाके करते हैं। हाँ सही बात है, आपको मई में जाके पता लगेगा, वो आप जनवरी में रेक्टिफाई कर सकते हो आराम से, कहाँ लैग कर रहे हो। बिल्कुल। अब वहां से एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जेई मेंस के मैंने क्वेश्चंस देखे थे, वो भी अब वो भी ऐसा करते हैं, वो भी लैंग्वेज भी चेंज नहीं करेंगे, फिजिक्स में हो केमिस्ट्री में हो, वो भी बुक से पूरी की पूरी एज इट इज एनसीईआरटी ही देते हैं अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको पता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं नीट। एनसीईआरटी बेस्ड जो एनसीईआरटी निचोड़ आती है वो तुमने यूज की है? हाँ, निचोड़ मैंने पिछले साल यूज करी थी बायो की, और उसमें अगर किसी को रिवीजन करना है तो अच्छी बुक है रिवीजन करने के लिए। अब की बार तुमने खुद के सेल्फ शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लिए होंगे? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के तो मैंने पिछले साल ही किए थे, इस साल और ऐड किए जो बच गए थे। और बायो में मैंने इस बार क्या किया कि जो एनसीईआरटी बुक होती है उसमें एक टेक्निक होती है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा उसके बाद आपको उस चैप्टर में जो भी समझ में आया, एनसीईआरटी के पास एक साइड में एक स्पेस होता है, उसमें लिख लो कि आपको ये समझ में आया, या फिर आपके ये क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, वहां पे आप लिख लो। इससे फायदा क्या होगा कि एक होता है लाइक फोटोग्राफिक मेमोरी वाली चीज, आप 2-3 बुक 4-5 बुक को पढ़ने से बजाय अगर आप सेम ही बुक को 4-5 बार पढ़ लोगे तो आपकी उस लाइक एक इमेज भी आ जाएगी उस बुक की। जैसे एनसीईआरटी के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बायो के केस में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको बार बार देखो, उस बुक को बार बार देखो, उस बुक को बार बार पढ़ो, क्योंकि उसकी ही लाइन्स आएंगी। तो बायो में एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एनसीईआरटी ही
सबसे ज़्यादा आपको पढ़नी चाहिए, उसी में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। ये मेरे को तो ऐसा लगता है कि बायो के नोट्स बनाने से अच्छा आप एनसीईआरटी में ही जो आपको टीचर बता रहा है वो लिख लोगे तो वो और भी ज़्यादा बेटर है। आपके दो दो काम हो जाएंगे एक साथ, आप क्लास के नोट्स रिवाइज कर लोगे और जो एनसीईआरटी में लिख रखा है वो ही रिवाइज कर लोगे। तो भाई देखो, हर एक जो एग्जाम में अपीयर होता है, टॉपर होता है या जिसने अच्छे मार्क्स गेन किए होते हैं, एवरीवन हैव द डिफरेंट वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो आपको डिसाइड करना है। आपको एज इट इज किसी को कॉपी नहीं करना है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन, ताकि आप एक परफेक्शन की तरफ जा सके। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।